नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरआरओ एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने जैसा कि कहा था कि कमेंट में अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ओके। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अनकंडीशनली मेरे इस छोटे से पहल को सपोर्ट किया और इतना ढेर सारा प्यार दिया। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल माय ब्रदर, माय सिस्टर्स, माय फ्रेंड्स। और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप लोग इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे और मेरे इस छोटे से पहल का हिस्सा बनेंगे। मेरा नाम सिनी वर्मा है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूं और मेरे क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैं मैथ्स से पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ। मैं अभी तक इस प्लेटफॉर्म को सिंगल ही रन करता आ रहा था, पर आने वाले समय में मैं इस प्लेटफॉर्म से बेस्ट टीचरों को जोड़ूंगा ताकि आप लोगों की बेस्ट तैयारी सुनिश्चित हो सके, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी प्रश्न या डाउट हो तो कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के क्रम में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और सूची 2 में है 1668, 1607, 1498 और 1605। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम जो हो, पहले पुर्तगाली कंपनी आई थी 1498 ईस्वी में, फिर उसके बाद डच कंपनी आई थी 1605 ईस्वी में, फिर अंग्रेज आए थे 1607 ईस्वी में, फिर उसके बाद डेन आए थे 1616 में और सबसे लास्ट में फ्रांस आए थे 1668 ईस्वी में। तो इस प्रकार इसमें ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा और उसके बाद डच जो आए थे वो 1605 ईस्वी में आए थे, तो बी का से सुमेलित हो जाएगा और अंग्रेज जो आए थे वो 1607 ईस्वी में आए थे, तो सी का 2 से सम्मिलित हो जाएगा और फ्रांस जो है वो 1668 ईस्वी में सबसे लास्ट में आए थे भारत में, तो इस कार ए डी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर। कथन ए, कंपिल फर्रुखाबाद जैन धर्म के प्रावर्तक 13वें तीर्थकार भगवान विमलनाथ है, महासती द्रौपदी तथा गुरु द्रोणाचार्य स्थलीय। कारण आर में कहा जा रहा है कि इस नगर का विष्णु पुराण, जातक, रामायण और उत्तराधन सूत्र अनेक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। विष्णु पुराण, जातक, रामायण तथा उत्तराधर्म सूत्र एवं अनेक ग्रंथों में इस कंपिल नगरी का उल्लेख विभिन्न रूपों, प्रसंगों एवं परिवेशों में किया गया है। गंगा के दाएं तट पर स्थित यह तीर्थ स्थल जो है वो जैन धर्म के प्रवर्तक 13वें तीर्थकार भगवान विमलनाथ, महासती द्रौपदी तथा गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। द्रौपदी का स्वयंवर यहीं हुआ था। यहाँ के प्रसिद्ध स्थानों में मुगल घाट, राजा द्रुपद किला, कपिल मनु का आश्रम, कल्पेश्वर नाथ मंदिर, रामेश्वर नाथ मंदिर, जैन श्वेतांबर मंदिर, जैन दिगंबर मंदिर, भेद कुंड, द्रौपदी कुंड आदि प्रमुख हैं। तो इस प्रकार इसमें कथन और कारण जो है वो दोनों सत्य हैं और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुना गया था? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुना गया था। 1886 में पहली बार कलकत्ता सत्र में और 1893 में लाहौर सत्र में और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में इनको अध्यक्ष चुना गया था, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक उदारवादी नेता के रूप में नहीं जाना जाता है? विपिन चंद्र पाल एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है तथा भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक थे। बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसे बड़े स्तर पर जनता का विचारों के लिए प्रसिद्ध इस नेता ने अपनी बात तत्कालिक विदेशी शासक तक पहुंचाने के लिए कई ऐसे तरीके अपनाए
जो एकदम नए थे। इस तरीके में ब्रिटेन में तैयार उत्पादों का बहिष्कार, मैनचेस्टर की मिलों में बने कपड़ों से परहेज, औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल आदि शामिल है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? भारत में ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधित प्रस्ताव दिया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय शासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन के जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शैक्षिक सुधार के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना जो ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में किया गया था। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की थी। तो इस बार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था? यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ जो 19वीं शताब्दी के अत्यंत विलक्षणी व्यक्ति हेनरी लुइस विवियन ड्रेजियो द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने पारित किया था? अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में सन 1878 में देसी प्रेस अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन द्वारा पारित किया गया था ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर और कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। उस समय लॉर्ड लिट्टन जो है वो भारत के वायसराय थे। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित होने पर भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो है वो 1899 से 1905 ईस्वी तक था। ओके, और इसी के कार्यकाल के दौरान भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो इस कार्य इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसका कार्यकाल जो था वो 1899 से 1905 ईस्वी तक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि कांग्रेस का यह सत्र एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो रही थी तथा कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी। इन परिस्थितियों में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की और किसानों को स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा से जोड़ा। इसने आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की जो कि असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त किए जाने के कारण विषुप्त अवस्था में चला गया था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यह अधिवेशन 1885 में बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और इसमें सबसे ज्यादा प्रतिनिधि जो थे वो बंबई प्रेसिडेंसी थे। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना किसने की थी? बिपिन चंद्रपाल को क्रांतिकारी विचारधाराओं के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने 1901 में अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना की थी। बिपिन चंद्रपाल ने वर्ष 1907 ईस्वी में आंध्रा में वंदे मातरम आंदोलन का प्रचार किया था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रसिद्ध त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन जो 1929 में हुआ था और 1929 में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया था। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस को ब्रिटेन को 6 माह का अंतिम प्रस्ताव देना चाहिए और इसकी अस्वीकृति की स्थिति में पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी संघर्ष शुरू किया जाना चाहिए। उनकी चेतावनी और सलाह को अनसुना कर दिया गया। अध्यक्ष के रूप में उनकी शक्तियों को कम करने की मांग की गई, इसलिए उन्होंने अप्रैल 1929 में इस्तीफा दे दिया और मई 1929 में फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की घोषणा की। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी?
मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन जो 1940 में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो इस बार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम समाचार पत्र किसने शुरू किया था? अरविंद घोष ने 1905 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा के समाचार वंदे मातरम का प्रकाशन किया था। तो इस बार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा, 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कब की हुई थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1891 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य जो थे वो राधा कांत देव अध्यक्ष थे और देवेंद्र नाथ टैगोर जो महासचिव थे और राजेंद्र लाल मित्रा और हरीश चंद्र मुखर्जी थे। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है 1852 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और इंडियन लीग की स्थापना जो है 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। तो इसका इसमें ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर उसका उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर उसका आलोचना की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन ही थे। और लॉर्ड कर्जन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और वह चाहते हैं कि वह कांग्रेस की शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद कर सके। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू जो है वो 4 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार ने किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? खान अब्दुल गफ्फार एक राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे जो अपने अहिंसक विरोधी और आजीवन शांतवादी और धर्मनिष्ठ मुसलमान के रूप में पहचाने जाते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र केस जो वो 1928 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने के लिए हुआ था। ओके, और मेरठ षड्यंत्र केस जो है वो 1929 में कुछ कम्युनिस्ट नेताओं जैसे मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था इसके साथ। ओके, और अलीपुर षड्यंत्र केस जो 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई वरिंद घोष सहित कई लोगों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदार टैक्स का विरोध की हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदार टैक्स का विरोध हुआ था और लोगों ने चौकीदार टैक्स न देने का फैसला लिया। 1917 में गांधी जी ने किसान की समस्या को लेकर बिहार के चंपारण से चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। चंपारण सत्याग्रह जो है भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया लेकिन 5 फरवरी 1920 को चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन निलंबित कर दिया गया और अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। तो इस पर इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब चार्नोक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। कासिम बाजार के कारखाने के प्रमुख जॉब चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र के लिए हुगली के बजाय सुतानी या सूतानुती को चुना, यानी कलकत्ता का स्थान जो है। ओके, सुतानी या सूतानुती जो है ये कलकत्ता का स्थान है। कलकत्ता शहर का निर्माण जो है बंगाल के मुगल गवर्नर से प्राप्त 3 गांव सुतानी, गोविंदपुर और कलिकता से हुआ था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से जन्मा सेना नायक कहा गया है?
क्लाइव के बारे में विलियम पिट ने कहा कि वह स्वर्ग में पैदा हुआ एक कमांडर था। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जाना जाने वाला नेता था। प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। बक्सर की विजय के बाद उन्हें फिर से गवर्नर के रूप में बंगाल भेजा गया था। तो इस बार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी दी गई थी? एच किंग्सफोर्ड, जो बंगाल के जिला मजिस्ट्रेट था, की हत्या की सजा के आरोप में खुदीराम बोस को 18 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। इस घटना को मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस बार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौता एक राजनीतिक समझौता था जिस पर 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहले महात्मा गांधी और भारत के तत्कालिक वायसराय इरविन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। तो इस पर इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी में निर्णायक साबित हुई थी? वांडीवास का युद्ध जो 22 जनवरी 1760 में लड़ा गया था। यह युद्ध जो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। यह युद्ध आज के वर्तमान समय में तमिलनाडु राज्य के वांडीवास नामक स्थान पर हुआ था। यह युद्ध एक सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। फ्रांसीसियों की इस युद्ध में पराजय होने के बजाय से उन्हें पुंडचेरी ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ी। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय की वजह से फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति जो खत्म हो गई थी। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति चटगांव सशस्त्रगार छापे से जुड़ा था? अर्धेंद्र दस्तीदार का संबंध जो चटगांव शस्त्रगार छापे से था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक काल में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? पाल वंश के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। विक्रमशिला के महावीर की स्थापना जो राजा धर्मपाल ने 1775 से 80 के मध्य की थी। ओके, आचार्य दीपांकर श्री ज्ञान जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। वह हीनयान, महायान, वैश्विक तर्कशास्त्री और तिब्बती बौद्ध धर्म के महान लेखक थे। तो इस पर इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार के गठन की घोषणा निम्न में से कहां पर की थी? 1 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई जिसे आजादी हुकूमत ए आजाद हिंद कहा गया। इस सरकार के गठन के बाद उन्होंने पुनः नए सिरे से आजाद हिंद फौज की स्थापना की। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था? जनगण मन जो है पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जनगण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखा था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद उभर कर सामने आए। इस मतभेदों के कारण 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्रता की मांग प्रस्तुत की थी। तो इस बार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस कांग्रेस अधिवेशन में अपनाया गया था? 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। कांग्रेस का काम जो है वो रोजमर्रा की कामकाज की देखभाल करना था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वो सी विजय राघवाचार्य थे और गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है वो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ओके, गांधी जी द्वारा। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन जो है वो 1907 में गुजरात के ताप्ती नदी के तट पर हुआ था। तो इस पर इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया था? 1929 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार कर ली गई। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले व्यक्ति जो वो हसरत मोहानी थे और इस सम्मेलन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो इस पर इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में कांग्रेस के बेलगांव शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह अधिवेशन जो है वो वर्ष 1924 में बेलगांव कर्नाटक में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के माध्यम से गांधी जी ने देशवासियों को नई ऊर्जा प्रदान की जो असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त हो जाने के कारण सुप्त हो गई थी और इस सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने दक्षिण भारत के किसानों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत की थी। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? राष्ट्र गुप्तार अखबार का संपादन जो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता था। यह 3 बार यानी 1886 कलकत्ता अधिवेशन और 1893 लाहौर अधिवेशन और 1906 कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इस पर इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की सिफारिश निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के द्वारा की गई थी? तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जारी श्वेत पत्र के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया। इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां शामिल थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार थी, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई तथा संघीय प्रांतों को 2 भागों में विभाजित किया गया, संरक्षित और हस्तांतरित, और स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो इस पर इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। द्वैध शासन की समाप्ति की सिफारिश जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें उनके अनुयायियों ने भाग लिया। अम्बेडकर ने 1927 और 1935 के बीच 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया। मंदिर प्रवेश आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था तालाब के पानी का उपयोग करना, मंदिर में ब्राह्मण वर्चस्व को नकारना और समाज में जातिगत पूर्वाग्रह की भावना को खत्म करना था। तो इस पर इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक जो हैं सर सैयद अहमद खान थे। मुसलमानों के लिए पश्चिम शैली की वैज्ञानिक शिक्षा की एक आधुनिक प्रणाली स्थापित करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था। सर सैयद अहमद खान ने पीरी मुरीदी व्यवस्था और गुलामी को समाप्त करके 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की और 1920 में एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में अस्तित्व में आया। सर सैयद अहमद खान ने 1865 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की जिसके माध्यम से अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया गया। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन के जो है वो सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस साल से शुरू किया गया था? महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो का नारा जो यूसुफ मेहरली ने दिया था। तो इस पर इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कहा कि हिंदुस्तान को मुसलमान दर उल इस्लाम राज्य में परिवर्तित करना असंभव है?
इल्तुतमिश ने कहा कि हिंदुस्तान को मुस्लिम दर उल इस्लाम राज में परिवर्तित करना जो वो असंभव है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिसे मुबारक खान भी कहा जाता है, वह अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था। मुबारक शाह जब 17 या 18 वर्ष के थे, 14 अप्रैल 1316 को कुतुबुद्दीन की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा। उन्होंने खलीफातुल्लाह शीर्षक धारण किया, जो उनके सिक्कों पर दिखाई देता है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है वो स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से चौधरी कौन होता था। 100 गांव का मुख्य अधिकारी चौधरी होता था, जिसे खूत या मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। उसकी सहायता के लिए एक पटवारी होता था। मुगल काल में पटवारी को राजस्व का एक प्रतिशत दस्तूरी के रूप में दिया जाता था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चौधरी जो है वो 100 गांव का प्रमुख अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली तुर्क मस्जिद निम्नलिखित में से कौन सी है। भारत में पहली तुर्की मस्जिद जो है वो कुव्वत उल इस्लाम है। कुव्वत उल इस्लाम जो हो अपनी विजय स्तंभ के लिए जाना जाता है, जो भारत की मुस्लिम विजय का जश्न मनाता है। यह निर्माण और अलंकरण के सिद्धांतों पर निर्मित एक जटिल रूप से रूपांतरित की गई संरचना है, जो इस्लामिक वास्तुकला की एक और विशेषता है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली तुर्की मस्जिद जो है वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किसे मध्यकालीन संगीत का संस्थापक माना जाता है। अब्दुल हसन यामुनुद्दीन अमीर खुसरो को मध्यकालीन संगीत का संस्थापक माना जाता है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो को मध्यकालीन संगीत का संस्थापक माना जाता है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगला साहित्य की प्रथम रचना निम्नलिखित में से कौन सी है। बंगाली साहित्य जो बंगाली भाषा के लेखन के समूह को दर्शाता है, और जो उस समय के साथ परिवर्तनों और वंशवादी संरक्षण या गैर संरक्षण के साथ पुराने बंगाली, मध्य बंगाली और आधुनिक बंगाली को कवर करता है। बंगाली साहित्य का विकास जो लगभग 1300 वर्षों के दौरान हुआ था। बंगाली साहित्य में सबसे प्राचीन कृति जो बौद्ध साहित्य का संग्रह चार्यपद है। तो इस कार्य इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बंगाली साहित्य का प्रथम रचना जो वो चार्यपद है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक जो है वो फारसी में कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोदी जो है मुख्य रूप से अपनी साहित्यिक गतिविधियों के बजाय अपने प्रशासनिक व सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भारत में लोदी वंश के विकास में योगदान दिया और वास्तुकला और बुनियादी ढांचों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। उसने गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखी। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था। सन 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। जौनपुर में अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए आदर्श मानी जाती है। इसकी ऊंचाई जो 100 फीट से अधिक है, और इसका निर्माण जो सन 1393 ईस्वी में फिरोज शाह ने शुरू करवाया था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अटाला मस्जिद का निर्माण जो इब्राहिम सरकी ने करवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस शासक को जरबख्श की उपाधि दी गई थी। महमूद बेगड़ा को जरबख्श की उपाधि दी गई थी। महमूद बेगड़ा जो वो गुजरात का छठा सुल्तान था। वह 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा और 52 वर्ष तक सफलतापूर्वक राज करता रहा। महमूद को बेगड़ा की उपाधि जो गिरनार, जूनागढ़ तथा चंपानेर के किलों को जीतने के बाद मिली थी। तो इस पर इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साहित्यकारों ने किसे 3 समुद्रों का स्वामी कहा। बुक्का प्रथम अपने भाई की मृत्यु के बाद 1356 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का शासक बना। इसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, परंतु महाराज की पदवी इसने कभी भी धारण नहीं की। इसकी पुत्रवधु गंगा देवी ने मदुरै विजयन नामक पुस्तक लिखी। साहित्यकारों ने इसे 3 समुद्रों का स्वामी कहा। तो इस कार्य इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलाही नामक सिक्का किस शासक ने चलवाया था।
दिलाही नामक सिक्का जो वो मोहम्मद गौरी ने चलवाया था, जिसके तहत मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए महालक्ष्मी की तस्तरी वाले सिक्के भी बहुतायत में पाए जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सासगनी नामक सिक्का चलाया और शेर शाह सूरी ने दाम नामक तांबे के सिक्के जारी किए। तो इस पर इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगम वंशीय राजा ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था? संगम वंश के शासक हरियर के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम शासक बना। वह एक महान योद्धा, राजनीतिक और विद्या प्रेमी था। अभिलेखों से उसे पूर्वी, पश्चिम व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा जाता था। उसने विजयनगर के निर्माण कार्य को पूरा करवाया तथा शासन का केंद्रीकरण किया। बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो इस पर इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।